जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए, अब ये डीपीएसपी है क्या, थोड़ा सा उसे क्या करना है, हमें समझना है। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब आपका संविधान सभा बन रहा था तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बीएन राव थे। बीएन राव ने कहा था कि जो हम भारत के लोगों को अधिकार दे रहे हैं, वह अधिकार दो तरह का होना चाहिए। एक आपका जस्टिएबल और दूसरा नॉन जस्टिएबल। अब जस्टिएबल और नॉन जस्टिएबल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसे हमें क्या करना है, समझना है। देखिए, तो हमने क्या कहा कि जब हमारा संविधान सभा बन रहा था तो हमारे बीएन राव थे। बीएन राव, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे अधिकार हैं, अधिकार कितने तरह के होना चाहिए? दो तरह का होना चाहिए। यानी अधिकार वह कितने तरह का होना चाहिए? आपके दो तरह का होना चाहिए। दो तरह का मतलब क्या हो गया? एक तो हमारा क्या होगा, एक होगा हमारा जस्टिएबल और दूसरा क्या होगा हमारा नॉन जस्टिएबल। उसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक होगा हमारा जस्टिएबल और दूसरा क्या होगा हमारा नॉन ओहो नॉन जस्टिएबल। नॉन जस्टिएबल, ठीक है। यानी देखें, इसका मतलब क्या हो गया कि जब बीएन राव थे, उन्होंने कहा अधिकार दो तरह के होने चाहिए। एक आपके जस्टिएबल होने चाहिए यानी न्यायोचित, और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जस्टिएबल यानी गैर न्यायोचित। न्यायोचित और गैर न्यायोचित का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उससे हमें क्या करना होगा, समझना होगा। देखिए, तो न्यायोचित हमारे कौन से हो गए, आपके फंडामेंटल राइट हो गए। जैसे फंडामेंटल 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 राइट हो गया, ठीक है। हमारा नॉन जस्टिएबल क्या हो गया, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, वह क्या होगा, आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी। अब थोड़ा सा इनमें क्या करना है, हमें डिफरेंट को क्या करना है, समझना है। जस्टिएबल और नॉन जस्टिएबल का मतलब क्या होता है। देखिए, हमने मौलिक अधिकार पढ़ लिया है। मौलिक अधिकार क्या होता है कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उसे मनवाने के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए यह क्या है, आपका जस्टिएबल है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि जो आपका डीपीएसपी है, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह क्या होगा, नॉन जस्टिएबल होगा। अब ये नॉन जस्टिएबल कौन सी बला है? तो देखिए, नॉन जस्टिएबल का मतलब क्या होता है, गैर न्यायोचित। मतलब ऐसा हमारा प्रावधान, यानी हमारे डीपीएसपी में जितने भी 36 से लेके 51 तक हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं, उसे मनवाने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, नॉन जस्टिएबल है। क्यों नॉन जस्टिएबल है? क्योंकि देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या था ना, कि हमारे पास उतना संसाधन नहीं था कि हम सारे मौलिक अधिकारों को दे, ठीक है। तो इसमें जो हमारे 36 से लेके 51 तक हम लोग जो अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये ऐसे अधिकार है जो कि राज्य पर डिपेंड करता है कि राज्य के पास अगर रिसोर्सेस है, संसाधन है, परिस्थितियां अनुकूल है, तब राज्य क्या करेगी, इसे लागू करेगी अपने राज्य में, ठीक है। अदरवाइज आप इसे मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए हमने इसे क्या कहा, यह नॉन जस्टिएबल है। यानी समझ में आ गया कि जो हमारे बीएन राव थे, उन्होंने कहा कि अधिकार दो तरह के होना चाहिए, एक जस्टिएबल, दूसरा नॉन जस्टिएबल, न्यायोचित, गैर न्यायोचित। हमारा मौलिक अधिकार जिसे हमने पढ़ लिया वह आपका न्यायोचित है। नॉन जस्टिएबल, जिसे आज हम लोग डीपीएसपी को पढ़ने वाले हैं, यह गैर न्यायोचित क्यों है, क्योंकि इसे मनवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य अपनी परिस्थितियों को अनुकूल समझ के क्या करेगी, इसे लागू करेगी। तो डीपीएसपी समझ में आ गया कि यह हमारे संविधान द्वारा दिए गए कुछ ऐसे निर्देश हैं जिसके बारे में कहा गया है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हो तब राज्य इसे क्या करेगी, नीति नियमन के माध्यम से क्या करेगी, लागू करेगी। यानी यह राज्य पर डिपेंड करता है कि उसे लागू करना है या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये तो एकदम अनिवार्य है, इसे हमें देना ही, मतलब देना ही देना है, ठीक है।
और इसका अगर आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, जस्टिएबल है। तो अब थोड़ा सा हम लोग अपने डीपीएसपी के बारे में जान लेते हैं कि यह हमारे संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए। अब डीपीएसपी समझ में आ गया ना कि क्या है, तो नॉन जस्टिएबल है यानी गैर न्यायोचित है। अगर इसका हनन होता है तो इसे मनवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यह राज्य पर डिपेंड करता है कि राज्य इसे लागू करे या ना करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए डीपीएसपी। ठीक है, तो यह हमारे संविधान के किस भाग में है, यह आपके यहाँ पे लिख लीजिए भाग आपके 4 में है, भाग 4। आपका आर्टिकल्स कौन सा हो जाएगा, यानी अनुच्छेद कौन हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 36 से लेके 51 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपी को पढ़ेंगे। अब हमने आपके डीपीएसपी को लिया कहाँ से है, यानी ये जो हमारा डीपीएसपी है इसको हमने लिया कहाँ से है, तो आप सभी को कहीं ना कहीं तो पता होगा कि मैम हमने डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया है। यानी डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया है, डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया है, तो आपके आयरलैंड आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, आयरलैंड ने लिया है आपके स्पेन से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो आपके स्पेन से लिया है। ठीक है, स्पेन से लिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जो मैम हमारा डीपीएसपी है उसको हमने लिया कहाँ से, आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, स्पेन से लिया है। तो आपके पास एक ऐसा तो क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि मैम हमने डायरेक्ट स्पेन से क्यों नहीं ले लिया, हमने आयरलैंड से क्यों लिया। क्योंकि देखिए आपके स्पेन में क्या है ना कि अगर डीपीएसपी का हनन होता है तो आप उसे मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेन में ऐसा है। ठीक है, लेकिन आयरलैंड में ऐसा नहीं है। जैसा प्रावधान हमारे भारत में वैसा ही प्रावधान आयरलैंड में भी था। इसीलिए हमने क्या किया, स्पेन से ना डायरेक्ट अपनाकर हमने आयरलैंड से अपनाया है डीपीएसपी को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस डीपीएसपी के हमारे उद्देश्य क्या है, यानी जो हमारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। एक बार इसका मैं आपको क्या कर रही हूँ, ये लिख दे रही हूँ। ठीक है, फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया। अब हमें क्या देखना है, तो अपने डीपीएसपी के उद्देश्य को देखना है कि आखिर डीपीएसपी का हमारे संविधान में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा इसके उद्देश्य को, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उद्देश्य क्या है, तो आपके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मेरे साथ लिखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा, अभी मैं आपको लिखवा रही हूँ फिर आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा सामाजिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय एवं राजनीतिक इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, राजनीतिक न्याय प्रदान करना, राजनीतिक न्याय प्रदान करना। तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, अपना अच्छे से समझते हैं। देखिए कि हमारा डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक मतलब लोग, कल्याणकारी का मतलब क्या होता है, विकास होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि किसी बच्चे का जन्म अगर गरीब परिवार में होता है, यानी निम्न वर्ग के लोगों में होता है, ऐसे परिवार जो कि मतलब कि ठेले पर क्या करते हैं, काम करते हैं, तो क्या उस बच्चे का अधिकार नहीं है कि उसका जो बेसिक नीड है, यानी खाना रोटी, ये क्या तो होता है ना, रोटी कपाड़
कपड़ा मकान, ये सब, तो वो क्या है, जो बेसिक नीड है उसका पूरा हो सके, ये क्या है हमारे डीपीएसपी का उद्देश्य है। यानी रोटी कपड़ा मकान, ये सब क्या है उसका बेसिक नीड है, तो उसका पूरा होना चाहिए। ये किसका उद्देश्य है, तो हमारे डीपीएसपी का है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना। जैसे सामाजिक का मतलब क्या हो गया कि हमारे समाज में ना अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है, तो इस अंतर को कैसे दूर करना है, यानी इस असमानता को कैसे समानता में बदलना है, वो भी किसका उद्देश्य है, तो हमारे डीपीएसपी का है। फिर क्या है, आपका राजनीतिक न्याय प्रदान करना। यानी हमने देखा है कि बहुत से हमारे गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा, तो उसके लिए भी हमारे डीपीएसपी में कुछ प्रोविजन किए गए हैं। जैसे आपने नालसा का सुना होगा, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये क्या होता है, हमारे गरीबों के लिए, गरीबों को कैसे न्याय मिल सकता है उससे संबंधित क्या है, ये प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो आपको इसका उद्देश्य समझ में आ गया कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी ऐसा बच्चा जिसका जन्म छोटे परिवार में हुआ है, तो उसका बेसिक नीड कैसे पूरा हो सकता है, या किसका उद्देश्य है, हमारे डीपीएसपी का है। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना सभी लोगों को। और इसका उद्देश्य क्या है, और इसमें बोला गया है कि राज्य अपने, यानी जो हमारी राज्य है, राज्य का मतलब क्या हो गया, संसद और ये सब। ठीक है, राज्य अपने कानून को बनाते समय डीपीएसपी में लिखे गए प्रावधानों को ध्यान में रख के कानून बनाएगी, ताकि हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका क्या हो सके, विकास हो सके। तो यहाँ पे लिखिएगा, डीपीएसपी में क्या बोला गया है, साथ ही बोला गया है, साथ ही राज्य को बोला गया है, राज्य को बोला गया है कि राज्य कानून बनाते समय, राज्य कानून बनाते समय डीपीएसपी में लिखे गए प्रावधानों को ध्यान में रखकर कानून बनाएगी, प्रावधानों को ध्यान में रखकर कानून बनाएगी, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का क्या हो सके, विकास हो सके, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास हो सके। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, हमने क्या कहा कि आपके डीपीएसपी में ये भी बोला गया है कि राज्य जब भी कोई कानून बनाती है, तो कानून बनाते समय वह हमारे डीपीएसपी में जो प्रावधान लिखे गए 36 से लेके 51 तक जो भी हमारे आर्टिकल्स है, उन सारे प्रावधानों को ध्यान में रखकर क्या करेगी, कानून बनाएगी, ताकि जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका क्या हो सके, विकास हो सके। ये भी क्या है, हमारे डीपीएसपी का क्या है, कार्य बनता है। यानी यहाँ पे आपने राज्य के नीति निर्देश का मतलब ही क्या होता है कि हम आपको कुछ निर्देश दे रहे हैं, आपको वो करना है। तो वही बोला गया है कि राज्य को कानून बनाते समय इसमें लिखे गए प्रावधानों को ध्यान में रखकर कानून बनाना है, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का क्या हो सके, विकास हो सके। तो ये बात हमने देख लिया। ठीक है, डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है, हमें किस भाग में पढ़ना है, किस अनुच्छेद में पढ़ना है, हमने कहाँ से लिया, वो सारी बातें हमने क्या कर लिया, जान लिया। अब थोड़ा सा आपके बुक में क्या किया गया है, डीपीएसपी का वर्गीकरण किया गया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। देखिए, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ इसका मतलब क्या होता है। डीपीएसपी का वर्गीकरण, डीपीएसपी का वर्गीकरण, तो इसे 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। इसे क्या किया गया है, आपके 3 भागों में, एक आपका समाजवादी
सिद्धांत, एक आपका समाजवादी सिद्धांत है, दूसरा हमारा क्या हो जाता है आपका गांधीवादी, गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत। और आपका तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, ओके, उदार बौद्धिक उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो हमने आपको डीपीएसपी का वर्गीकरण बताया कि हमारे डीपीएसपी का वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि मैम ये जो डीपीएसपी का वर्गीकरण किया गया है क्या हमारे संविधान के अनुसार किया गया है कि ऐसे ही कर दिया गया है। तो देखिए हमारे संविधान में इसका 3 तरह का वर्गीकरण कहीं नहीं मिलता है। तो कैसे मिलता है, तो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा क्या किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। समाजवादी सिद्धांत का मतलब क्या हो गया, हम लोग 36 से लेके आपके 51 तक जितने आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो इसमें से हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो कि क्या करेंगे, समाज के कल्याण की बात करेंगे। तो इसलिए हमने उसे क्या कह दिया, समाजवादी सिद्धांत। और फिर हमारे इसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जिसमें हमारे गांधी जी की विचारधारा उसमें झलकती है, जैसे पंचायत हो गया, तो उसने हमें क्या कह दिया, उसे हमने क्या कह दिया, गांधीवादी सिद्धांत हो गया। और इसी में से हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जिसमें लगेगा ना कि हाँ ये इंटेलेक्चुअल लोगों ने क्या किया है, इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे कुछ हमारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो उसमें हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स है, थोड़ा सा उनका एक बार क्या कर लेते हैं, लिस्ट देख लेते हैं। देखिए तो आपके समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे, गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे, उदारवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे, उसका एक बार हम लोग नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका आ जाएगा आर्टिकल 38 और आपका 39, 39A, 39A, 41, आपका 42, 43 और हमारा 47, यानी हमारे इतने आर्टिकल्स हैं जिसे हमने क्या कहा, समाजवादी सिद्धांत कहा। और हमारे गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे, एक बार उनका हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। देखिए तो इसमें आपका आ जाएगा 40 यानी 40, फिर आ जाएगा आपका 43, और हमारे ऐसे कुछ कॉमन आर्टिकल्स भी हैं जो कि इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। ठीक है, तो 43 आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी है, 43 यहाँ पर भी है, तो 40, 43 और आपको मिलेगा 43B, और आपको मिलेगा 46, 47, 48, इतने सारे आर्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, गांधीवादी सिद्धांत बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने उदार बौद्धिक सिद्धांत पे। इसमें हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स को शामिल किया गया है, इसमें आपका आ जाएगा आर्टिकल 44, 45, 48, 49, आपका आ जाएगा 50, 51, और यहाँ पे हमारा 48B भी आ जाता है। यानी हमने क्या कर दिया, इनका वर्गीकरण कर दिया। आपके 38, 39, 40, 39, 39A, 41, 42, 43, 47 ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें हमें लगता है कि ये समाज के कल्याण की बात करते हैं, इसलिए हमने इसे समाजवादी सिद्धांत कहा। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आप नोट्स बना लीजिए। अब आपने क्या देखा कि जो हमारा डीपीएसपी है वो तो क्या है, हमारे 36 से लेके क्या है 51 से स्टार्ट है, 51 तक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो 38 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे दो ऐसे आर्टिकल्स है जिसको हम लोग क्या करेंगे, आपका हो गया जैसे 36 और 37, इससे हम लोग क्या करेंगे अलग से, मतलब पहले इसे कवर करेंगे फिर इन पे आएंगे समाजवादी सिद्धांत पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट्स बना लीजिए कि संविधान में इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। तो लिख लीजिए डीपीएसपी का संविधान में वर्गीकरण नहीं किया गया है, किया गया है कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों
विशेषज्ञों द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है, द्वारा इसका वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये नोट्स आपको याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग में इसको बैठा के रखना है। इसको मैं ना ऐसे कर दे रही हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैम डीपीएसपी का जो हमारा वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका हमारे संविधान में कहीं पर भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। कैसे किया गया है? तो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा क्या किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी हमें संविधान में इसका वर्गीकरण नहीं देखने को मिलता है। तो हमने तो समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत को देख लिया। हमने कहा कि जो आपके समाजवादी सिद्धांत है वो आपके आर्टिकल 38 से स्टार्ट है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, आपको आर्टिकल 36 से लेके हमारे 51 तक पढ़ना है। तो हमारे दो ऐसे आर्टिकल्स है जिससे हम लोग क्या करेंगे, पहले कवर करेंगे, फिर आ जाएंगे हम लोग अपने समाजवादी सिद्धांत पे। तो देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा आपका आर्टिकल 36 क्या कहता है। आर्टिकल आर्टिकल 36 इसमें क्या बोला गया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होगा भाई, थोड़ा सा लिख लेते हैं। राज्य की परिभाषा का मतलब क्या हो गया, आप देखिए इसमें बोला गया है कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा क्या होगा, इसमें भी होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा होगी। ठीक है, यानी हमने आर्टिकल आपके 12 पार्ट 3 में क्या पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। उसमें हमने देखा था कि हमारे राज्य शब्द में क्या क्या शामिल किया गया है, तो वही आपका जो डेफिनेशन होगा वो आपके आर्टिकल 36 में भी होगा। ठीक है, यानी संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा होगी। कहाँ, तो अनुच्छेद 36 में। अब हम लोग आते हैं अपने आर्टिकल 37 पे। ठीक है, आर्टिकल 37 क्या बोलता है, आर्टिकल 37। तो आपके आर्टिकल 37 में क्या बोला गया है कि जो हमारा डीपीएसपी है इसे न तो न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा और न ही यह क्या होगा, आपके न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए डीपीएसपी को न तो न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा और न ही न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगा। ठीक है, और न ही न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगा, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगा। ठीक है, तो देखिए आपसे आर्टिकल 37 में क्या बोला गया है, यानी जो हमारा डीपीएसपी है इसे न तो न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है और न ही इसे न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है, परिवर्तनीय, यानी न ही यह क्या है, आपके न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 37 में आपसे यही बोला गया है। तो आर्टिकल 36 और 37 हमने दो आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया जो कि आपके डीपीएसपी में है। आर्टिकल 36 में क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा। तो हमने कहा कि संविधान के भाग 3 में जो राज्य की परिभाषा हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा था
वही परिभाषा आपके अनुच्छेद 36 में भी होगा। फिर हमने कहा कि अनुच्छेद 37 यानी आर्टिकल 37 में क्या बोला गया है, तो डीपीएसपी को न तो न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा और न ही न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगा। ठीक है, आर्टिकल आपका 36(7) दोनों कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने पहले सिद्धांत, जिसपे हमारा क्या है, समाजवादी सिद्धांत। देखिए इस पे हमने क्या बताया है कि हमें डीपीएसपी को क्या करना है, 3 भागों में बांट के पढ़ना है। पहला क्या है, समाजवादी सिद्धांत है, दूसरा क्या है, गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा क्या, उदारवाद बौद्धिक सिद्धांत। तो पहले सिद्धांत को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें जो हमारे आर्टिकल्स है इससे कंप्लीट करेंगे, और ये जो हमारे 2 सिद्धांत है इससे अगले दिन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने गांधीवादी, कहाँ गया भाई, अपने समाजवादी सिद्धांत पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्यारे से कलर से हम लोग लिखेंगे समाजवादी सिद्धांत। इसको चलो इससे लिखते हैं। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, ये हो गया हमारा आपका समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, तो अब हमें इसको पढ़ना है, तो इसमें हमें आर्टिकल्स कौन कौन से पढ़ना है, थोड़ा सा उसका एक बार देख ले लिस्ट। आपको पढ़ना है आर्टिकल 38, 39, 39A, आपको 41, 42, 43, 43B, उसमें लगता है मेरे को 43B छूट गया। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका 47। इतने सारे आर्टिकल्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है मैम, आर्टिकल 38, उसे क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं। समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसका हमने लिस्ट आपको दे दिया। अब इसमें से एक एक आर्टिकल्स को हम समझेंगे बहुत अच्छे से और विस्तार में। तो देखिए आपका आर्टिकल 38 क्या बोलता है उसे थोड़ा सा समझना है। आर्टिकल 38, तो इसमें क्या बोला गया है, पहले मैं लिख ले रही हूँ फिर आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे बोला गया लोक कल्याण, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय द्वारा, राजनीतिक न्याय द्वारा, अब जो मैं आपको लिख रही हूँ, जो नोट्स बनवा रही हूँ आप भी बनाते चलिएगा। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना तथा आय प्रतिष्ठा तथा आय प्रतिष्ठा एवं अवसरों की असमानता को क्या करना, दूर करना, असमानता को दूर करना। ठीक है, तो देखिए आपसे आर्टिकल 38 में क्या बोला गया है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए यानी लोगों का विकास करने के लिए आपको क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना तथा आपके आय, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की असमानता को क्या करना, समाप्त करना। यानी जो आय में और प्रतिष्ठा में और अवसर में आप देखते हैं असमानता, उसे क्या करना है, दूर करना है, और हमें समाज में क्या लाना है, समानता को लाना है। तभी तो समाजवादी इसे सिद्धांत बोला गया है। ठीक है, तो पहले में हमें क्या करना है, लोगों के विकास के लिए आय, प्रतिष्ठा, अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। ठीक है, आर्टिकल आपका 38 ये बोलता है।
अब आते हैं हम लोग आर्टिकल अपने 39 पे। 39 में क्या बोला गया है उससे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे अगले स्लाइड पे समझेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में क्या बोला गया है, जो बातें आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में बताया गया है मैं वही बातें बता रही हूँ, ठीक है। कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ और ज्यादा कम भी नहीं बता रहे, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 39 में बोला गया है सुरक्षित करना, सुरक्षित करना। तो क्या सुरक्षित करना है भाई, तो देखिए अब इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स आएंगे उसको लिखना है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे हमारे बिंदु हैं जिनको हमें थोड़ा सा लिखना है। तो पहला क्या है, सभी नागरिकों को जीविका के जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, ठीक है। देखिए तो आपसे क्या बोला गया है आर्टिकल 39 में कि सुरक्षित करना है। तो क्या सुरक्षित करना है, तो सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। यानी हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्या है वो अपना जो जीविकोपार्जन के लिए जो पर्याप्त साधन है उनके पास वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेवारी बनती है कि उनके लिए भी यह क्या करे, जो राशन है वह उपलब्ध कराए। आप लोग देखते होंगे हमारे गांव में शहरों में बहुत जगहों पे राशन की व्यवस्था दी गई है। तो किसके लिए, जो व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या है असमर्थ है, वह इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उनको राशन देने के लिए हमारा किसका कर्तव्य बनता है, तो आपके राज्य का कर्तव्य बनता है। वही आपके आर्टिकल 39 में बोला गया कि सुरक्षित करना है। क्या सुरक्षित करना है, तो सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना है। जिसके पास नहीं है, जिसके पास है वो क्यों जाएगा। अब तो ऐसे लोग हैं जो कि एकदम अपना समर्थ है अपना ये सब चलाने में, वो भी राशन कार्ड बनवा लेते हैं और जाके लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो देखिए पहली बात हमने ये बताया। दूसरा बात इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बोला गया है कि पुरुष एवं महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो दूसरी बात इसमें क्या बताई गई है, पुरुष एवं महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी पुरुष है और जो हमारी महिला है, अगर दोनों सेम काम करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, सेम पेमेंट देना चाहिए। जैसे हमारा बेंगलुरु हो गया, वहां पे आपने आईटी सेक्टर में देखा है कि फीमेल्स और मेल बहुत सारे जॉब करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे मेल हैं तो इनको क्या करना चाहिए, आप उसी काम के लिए एक काम कोई दोनों मतलब सेम पर्सन कर रहा है, फीमेल और मेल दोनों, तो आप मेल को क्या कर रहे हैं, ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं। और जो हमारी फीमेल है, यानी जो हमारी फीमेल है वे ये भी क्या कर रही है, उसी काम को कर रही है, लेकिन आप उससे क्या कर रहे हैं, कम सैलरी दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये तो फीमेल है, इस आधार पे। तो ऐसा नहीं करना है, समान कार्य के लिए क्या करना है, समान वेतन देना है। किसको, पुरुष एवं महिला को। ऐसा बात आपके आर्टिकल 39 में बोला गया है और इसी में शामिल किया गया। इसमें बहुत सारी बातें शामिल की गई, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं ध्यान ध्यान से। पहला बात क्या है, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, जो कि हमने देख लिया। दूसरी बात क्या है, पुरुष एवं महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी हमने समझ लिया। अब हम लोग तीसरे बात पे आते हैं। आपका तीसरा बात क्या बोला गया है कि बहुत सामूहिक हित के लिए, पहले मैं लिख रही हूँ, सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधनों का भौतिक संसाधनों का समान वितरण। यानी इसमें क्या बोला गया है कि सामूहिक हित के लिए आपको क्या करना है, भौतिक संसाधनों का क्या करना है, समान वितरण करना है। जैसे राशन कार्ड सबके पास है, तो कोई मान लो कोई व्यक्ति राशन दे रहा है तो
किसी के जाना पहचाना हुआ व्यक्ति आता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है ना कि हाँ ये मेरे करीबी है तो इनको मैं चलो 2 किलो ज्यादा दे सकता हूँ, नहीं। आपको क्या करना है कि सामूहिक हित के लिए क्या करना है, भौतिक संसाधनों का क्या करना है, समान वितरण करना है। यहाँ पे कुछ भेदभाव नहीं करना है कि ये मेरे अपने हैं तो उनको ज्यादा दे दे और वो थोड़ा पराया है तो उसे कम दे दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो वही आपसे बोला गया है, सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण करना है, आपसे इसी में बोला गया है। 3 हो गया। फिर आपसे एक और बात बोला गया है, आपसे बोला गया है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उन बच्चों का जो हमारा स्वास्थ्य होता है उनका क्या करना है, विकास करना है। यह किसका कर्तव्य बनता है, तो हमारे राज्य का कर्तव्य बनता है। तो बच्चों के, यहाँ पे लिख लीजिए, बच्चों के स्वास्थ्य, विकास हेतु कार्य, यानी बच्चों का जो स्वास्थ्य है यानी जो उनका हेल्थ है वह क्या हो, डेवलप हो, अच्छा हो, उसका उसके लिए कुछ कार्य करना किसकी जिम्मेवारी बनती है, तो वह आपके राज्य की बनती है। ये हो गया आपका आर्टिकल 39। अब हमारे आर्टिकल 39A में क्या बोला गया है, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं, ठीक है। 39A, आर्टिकल 39A, तो इसमें क्या बोला गया है, हमारे गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता, यानी जो हमारे गरीब लोग हैं अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो उनके लिए कैसे न्याय मिल सके उसके लिए प्रोविजन इसमें किए गए हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता। जैसे आपने क्या देखा है, नालसा, नालसा क्या होता है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सर्विस अथॉरिटी, यानी हमारे गरीब लोगों को जो न्याय है वह मिल सके उसके लिए हमने क्या किया है, नालसा को बनाया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। जो हमारे गरीब लोग हैं उनको क्या हो सके, न्याय मिल सके, वो आपके आर्टिकल 39A में बोला गया है। 39A भी होता है हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल कहाँ पे, तो अपने 41 पे, आर्टिकल 41। तो इसमें क्या बोला गया है, थोड़ा सा इसको समझना है। देखिए हमने कौन कौन से आर्टिकल्स को पढ़ा उसे देख लेते हैं। 38 पढ़ लिया, 39 पढ़ लिया, 39A पढ़ लिया, 41, 42, 43, 43B, 47 पढ़ना है। अब हम लोग क्या करें, 41 को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, देखना है कि क्या बातें इसमें हमारी बोली गई है, ठीक है। तो पहले मैं आपको लैंग्वेज लिख रही हूँ फिर आपको समझाऊंगी। देखो, काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा एवं स्वास्थ्य, यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है, बेकारी, बुढ़ापा, स्वास्थ्य एवं निरुक्तता की स्थिति में, निरुक्तता की स्थिति में सरकारी सहायता, ठीक है। देखिए तो आपसे क्या बोला गया है, हमारे काम पाने और आपका क्या है, काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, स्वास्थ्य एवं निरुक्तता की स्थिति में क्या बोला गया है, तो सरकारी सहायता। काम पाने का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोग गाँवों में क्या देखते हैं कि हमारा मनरेगा चलता है। मनरेगा क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ रोजगार नहीं है तो सरकार क्या करती है, उनको काम देती है मनरेगा के द्वारा, तो वही सरकारी सहायता। दूसरा क्या हमारा, शिक्षा पाने, मतलब शिक्षा पाने, आपने एक योजना हमारी सुना होगा, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ठीक है, पीएम विद्या लक्ष्मी
योजना चलाई जा रही है, ठीक है। अब ये योजना का क्या प्रोविजन है, थोड़ा सा आप लोग एक बार नेट पर देखिएगा गूगल पे। ये पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, तो देखिए काम पाने के लिए हमने मनरेगा चला दिया, अपने शिक्षा के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, और बहुत सारे हमारे स्कीम है जो कि चलाए गए हैं। आपके बेकारी बुढ़ापा के लिए हमने वृद्धा पेंशन चला ही दिया है। स्वास्थ्य के लिए हमने आपका एक कार्ड बनाया है, उस कार्ड का नाम क्या है, याद नहीं आ रहा है मुझे। स्वास्थ्य के लिए एक आपका कार्ड बनाया गया है, हम क्या, आयुष्मान कार्ड, ठीक है। और फिर हमारे निरुशक्तता की स्थिति में क्या किया गया है, आपका सरकारी सहायता दिया जाएगा। तो हमने क्या कहा, आपके आर्टिकल 41 में क्या बोला गया है, काम पाने यानी मनरेगा हमने देखा, शिक्षा पाने यानी हमने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना देखा, आपको दिया गया है। बुढ़ापा में वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, और आपके निरुशक्तता की स्थिति में यानी विकलांगता की स्थिति में क्या किया जाएगा, तो आपको सरकारी सहायता दिया जाएगा। आर्टिकल आपके 41 में बोला गया है, ठीक है। लेकिन यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य देगी या नहीं देगी। अब आप ना क्या बोल सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कुछ क्या है, बेकारी है, हम तो बेरोजगार है, हमें क्या दो, रोजगार दो, ऐसे आप जा नहीं सकते किसी कोर्ट में। क्यों, क्योंकि यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वह देगी या नहीं देगी, ठीक है। आर्टिकल हमारा 41 ये बोलता है। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 42 पे। आर्टिकल 42, इसमें क्या बोला गया है कि हमारे किसी भी मानव से क्या करना है, न्याय संगत कार्य को करवाना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, न्याय संगत एवं मानवोचित कार्य कराना। यानी आपसे आर्टिकल 42 में क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति से हमें क्या करना है, न्याय संगत कार्य करवाना है और मानव उचित, जिससे क्या हो सके कि उसके हेल्थ पर क्या हो सके, इम्पैक्ट ना पड़ सके, इसलिए हमें न्याय संगत कार्य करवाना है। अब आपके आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 43 थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी इसमें क्या बोला गया है आपके आर्टिकल 43 में कि मजदूरों को क्या करना है, निर्वाह योग्य मजदूरी देना है। यानी जो हमारे मजदूर हैं, काम करते हैं, तो उनको आप इतना सैलरी दो कि उनसे क्या हो सके, उनका जीवन यापन हो सके। यानी इस जमाने में अगर किसी को आप 5,000 6,000 दे रहे तो उसमें उसका जीवन यापन नहीं हो सकता जब तक आप 15,000 16,000 20,000 तक नहीं आप क्या करते हैं, कहीं पे उसको सैलरी देते हैं, ठीक है। तो वही आपसे बोला गया आर्टिकल 43 में, निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी मजदूरों को इतना सैलरी देना है कि वह अपने जीवन का क्या कर सके, जीवन यापन कर सके, क्योंकि भाई उसकी फैमिली है, फैमिली को भी चलाना है, घर को भी देखना है, तो इतने कम सैलरी में उसका नहीं हो सकता है। तो वही आपके आर्टिकल 43 में बोला गया है कि मजदूरों को क्या करना है, आपका निर्वाह योग्य क्या करना है, मजदूरी देना है, ताकि उसका घर परिवार चल सके, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 43 में ये बोला गया है। अब हमारे आर्टिकल 43 बी में क्या बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 43 बी नहीं है, ए है, ठीक है। एक मिनट आर्टिकल 43 ए क्या बोला गया है कि उद्योग प्रबंधों में कामगारों की भागीदारी, यानी जो हमारे इंडस्ट्री है वहां पे क्या करना है कि जो मजदूर है उनको वर्क्स देना है, ठीक है। तो यहीं पे लिख लीजिए, उद्योग प्रबंधों में कामगारों की भागीदारी, कामगारों की, ठीक है, यहाँ पे की लिख लीजिए, कामगारों की भागीदारी, ठीक है। 43 ए में ये बोला गया। अब हमारा आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या बोला गया, आर्टिकल 47 थोड़ा सा इसे समझना है और अच्छे से देखना है, ठीक है। पहले मैं लिख ले रही हूँ फिर आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे लिखिएगा, वो क्या बोलते हैं, एस, यहाँ पे है आपका स्वास्थ्य के लिए,
पोषाहार स्तर, थोड़ा सा लिखिएगा, पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना, तथा लोक स्वास्थ्य का विकास करना, तथा लोक स्वास्थ्य का विकास करना। ठीक है, लोक स्वास्थ्य का विकास करना। तो देखिए, हमने जो आपके समाजवादी सिद्धांत थे उसको कर लिया कंप्लीट। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं जो सारे हमारे आर्टिकल्स थे कंप्लीट हुए कि नहीं। हमने 38 पढ़ लिया, 39 पढ़ लिया, 39A पढ़ लिया, 41 पढ़ लिया, 42, 43, 43B, 47 पढ़ लिया। हमने अपने समाजवादी सिद्धांत को कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका रिवीजन करते हैं। जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन जरूरी है, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता। ठीक है ना, जरूरी। तो देखो, हमने आपको डीपीएसपी पढ़ाया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे छूट गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये हमारे संविधान के किस भाग में है, तो आपके संविधान के भाग 4 में यह देखने को मिलता है। हमारे अनुच्छेद कौन से हैं, तो आपका अनुच्छेद हो जाता है 36 से लेके 51 तक। आपके डीपीएसपी को हमने लिया कहाँ से, तो आपके आयरलैंड से लिया है, इसे याद रखना है। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, स्पेन से लिया है। तो अब किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि मैम हमने डायरेक्ट स्पेन से क्यों नहीं ले लिया, आयरलैंड से क्यों लिया, क्योंकि स्पेन में क्या था ना कि जो आपका डीपीएसपी था उसको मनवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन आयरलैंड में क्या था, डीपीएसपी को मनवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, और वैसा ही हमें प्रोविजन चाहिए था, इसलिए हमने आयरलैंड से अपनाया है। ठीक है, अब डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना। ये जो हम बातें लिखवा रहे हैं ना, आपके यूपीएससी एग्जाम में बिल्कुल हूबहू पूछा गया है। ठीक है, साथ ही क्या बोला गया है कि राज्य को बोला गया है कि राज्य कानून बनाते समय डीपीएसपी में लिखे गए प्रावधानों को ध्यान में रखकर कानून बनाएगी, ताकि जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका क्या हो सके, विकास हो सके। फिर हमने कहा कि आपके डीपीएसपी का वर्गीकरण किया गया है, 3 भागों में बांटा गया। हमारे संविधान में तो नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। समाजवादी सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत जो कि हमारे समाज के कल्याण की बात करते हैं उसे समाजवादी सिद्धांत बोलते हैं। दूसरा क्या है, हमारा गांधीवादी सिद्धांत, जिसमें हमारे गांधी जी की विचारधारा देखने को मिलती है। तीसरा क्या है, उदार बौद्धिक सिद्धांत, जिसमें इंटेलेक्चुअल लोगों का हमें प्रभाव थोड़ा सा उसमें देखने को मिलता है, उससे हमने उदार बौद्धिक सिद्धांत कहा। ठीक है, फिर हमने कहा कि डीपीएसपी का वर्गीकरण संविधान में, ये सारी बातें हमने बता दिया। ठीक है, कहाँ गया भाई, तो देखिए, फिर हमने कहा कि आपके आर्टिकल 36 और 37 को हमें थोड़ा सा अलग से पढ़ना है, क्योंकि समाजवादी सिद्धांत तो हमारा 38 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में बताया गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में क्या बताया गया है कि डीपीएसपी को न तो न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा और न ही न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगा, और आपके एग्जाम में दोनों पूछा गया है। ठीक है, ये जो बातें हमने लिखवाया है। फिर हमने आपको समाजवादी सिद्धांत पढ़ाना स्टार्ट किया, उसमें हमारा आर्टिकल 38 आया। उसमें हमने बताया कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी लोगों के विकास के लिए हमें क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को क्या करना है, सुनिश्चित करना है, ताकि क्या हो सके, जो हमारी आय, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की असमानता है वह दूर हो सके। ठीक है, ये बातें हमने देख लिया। आय, प्रतिष्ठा, अवसर, तीनों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, फिर हमारा आता है आर्टिकल आपका 39। 39 में आता है सुरक्षित करना। भाई हमें क्या सुरक्षित करना है, तो सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन को उपलब्ध कराना है। फिर दूसरा क्या है, पुरुष एवं महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर क्या है, सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण। फिर बच्चों के स्वास्थ्य विकास हेतु कार्य करना है, किसकी जिम्मेवारी है, तो सब राज्य की जिम्मेवारी है। फिर हमने कहा आपके आर्टिकल 39A में क्या बोला गया है, गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता, यानी जो हमारे गरीब लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमारा एक नालसा बनाया गया है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके क्या क्या प्रोविजन है मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल 41,
काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, स्वास्थ्य एवं निरुक्तता की स्थिति में आपको सरकारी सहायता दिया जाएगा। जैसे हमने कुछ कुछ स्कीम जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए उसका हमने नाम बताया। फिर क्या है आपका आर्टिकल 42 क्या बोलता है, न्याय संगत एवं मानव उचित कार्य कराना, यानी किसी भी व्यक्ति से क्या कराना है, ऐसा खतरनाक काम नहीं कराना है जिससे उसके जीवन को क्या हो सके, हानि हो सके। तो न्याय संगत कार्य को करवाना है। कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 क्या कहता है, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी जो हमारे मजदूर हैं, लेबर है, उनको ऐसा सैलरी देना है जिससे उनका जो फैमिली है वह चल सके। ठीक है, क्योंकि आज महंगाई का बहुत ज्यादा जमाना आ गया है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। आर्टिकल 43 ए क्या बोला गया है, उद्योग प्रबंधों में कामगारों की भागीदारी, यानी जो आपने इंडस्ट्री खोला है तो वहां पे मजदूरों की भागीदारी हो, आप सुनिश्चित करेंगे राज्य। ठीक है। फिर आर्टिकल 47 में क्या बोला गया है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, यहाँ पे विकास करना या सुधार करना लिख लीजिए। ठीक है, या सुधार करना। ठीक है, यानी इसमें क्या बोला गया है, पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना। पोषाहार स्तर का मतलब क्या हो गया कि आप जो खाना ले रहे हैं, जो आप डाइट ले रहे हैं, उसमें ऐसा भी कुछ डाइट होना चाहिए जिससे आपको प्रोटीन मिले, एनर्जी मिले। ये नहीं कि बस चावल खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, नहीं। ठीक है, तो वही आपसे बोला गया है, पोषाहार स्तर को तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का विकास या सुधार करना। तो ये होता है हमारा आर्टिकल 47। और जो हमारे समाजवादी सिद्धांत थे वो होता है हमारा कंप्लीट। अब हमारा बच गया है गांधीवादी सिद्धांत और क्या बचा है, उदार बौद्धिक सिद्धांत। इन दोनों को एक ही क्लास में कवर कर लेंगे, आपके छोटे छोटे अब आर्टिकल्स है और एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है थोड़ा सा अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा इसमें समझने वाला भी बात है, उसको समझिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।